इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें तियान के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम तियान और ये को देखते हैं जो कि एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। और डिनर करते हुए यही तियान से कहती है, हस्बैंड आप सैम्फिंग एम्प्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से वो कैसी हैं। ऐसा कहते हुए यही तियान से सवाल पूछ रही होती है। यही के सवाल को सुनकर तियान वहाँ पे अपना खाना खाते हुए उससे कहता है, वैसे मैंने तो उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही सुना है, सब उनके बारे में अच्छा ही कहते हैं और उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने कैसे सिटी को बहुत सारे खतरों से बचाया है। और वो एक कमाल की कल्टीवेटर भी है, जिनका कल्टीवेशन उनकी कम उम्र के बावजूद बहुत ज़्यादा है। और इन सब के बावजूद वो फैंसी सिटी के कामों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। इसकी वजह से शहर में बहुत ज़्यादा शांति है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के सामने उसी की तारीफ कर रहा होता है, जिसको सुनकर यही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे ब्लश करते हुए उससे कहती है, लेकिन मैंने सुना है कि सैम्फिंग एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा बुरी है और जो भी उनके खिलाफ जाता है या उन्हें धोखा देता है वो उन्हें मार देती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम है, जो कि किसी भी गलती को जरा भी माफ़ नहीं करती है। तो क्या आप अभी भी उसे पसंद करते हो। यही की बातों को सुनकर तियान उससे कहता है, जो आपके खिलाफ जाते हैं या आपको धोखा देते हैं वो आपके किसी भी दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को माफ़ करना खुद को सजा देने के बराबर है। इसलिए एम्प्रेस का इस तरह के लोगों को माफ़ ना करना बिल्कुल सही है। और अगर इसके बारे में ठीक से कहूँ तो मुझे सैम्फिंग एम्प्रेस का ये स्टाइल काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसकी वजह से फैंसी सिटी में कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता है और यहाँ का सारा मैनेजमेंट भी ठीक से ही होता है। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही की बातों का जवाब देते हुए उसे ये सब समझा रहा होता है और यही उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तियान के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद यही वहाँ पे उससे मुंह बनाते हुए उससे गुस्सा करने का नाटक कर रही होती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें सैम्फिंग एम्प्रेस इतनी ही पसंद है तो क्यों नहीं तुम उसके पास जाकर उसे प्रपोज कर देते हो और वो शायद तुम्हारे प्रपोजल के लिए तैयार भी हो जाए, जिसके बाद तुम्हारा स्टेटस इस जगह पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और तुम एक शानदार जिंदगी जियोगे। तो तुम क्यों वो सब छोड़कर इस बेवकूफ़ और बेकार लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे सैम्फिंग एम्प्रेस की ज़्यादा तारीफ सुनने की वजह से मुंह फुलाने का नाटक कर रही होती है। यही को इस तरह मुंह फुलाते हुए देखकर तियान उसके पास में आकर उससे कहता है, वाइफ सैम्फिंग एम्प्रेस चाहे हज़ारों में एक क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर सैम्फिंग एम्प्रेस मेरे सामने भी आती है तो मैं उसे कभी प्रपोज नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपना दिल पहले ही अपनी वाइफ को दे चुका हूँ और मेरी वाइफ ने मेरे दिल को बहुत ही प्यार और अपनी केयरिंग से अपने पास छुपा कर रखा है, जिसे उसके पास से और कोई नहीं चुरा सकता। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को मना रहा होता है और तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी ये प्यारी और मीठी बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम किसी और लड़की से इस तरह की बातें करोगे तो वो जरूरी तुमसे प्यार करने लगेगी। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर एम्प्रेस तुम्हारी बातों को सुन ले तो वो तुमसे जरूरी प्यार करने लगेगी और तुम्हें मुझसे छीनकर मुझसे दूर कर देगी। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद ऐसा ही करती। ऐसा कहते हुए यही तियान से पूछती है, अगर मैं इस जगह की एम्प्रेस होती तो क्या आप तब भी मुझे इसी तरह प्यार करते हैं। ये जानने के बाद कि आपकी वाइफ एक एम्प्रेस है आप मुझे खुद से दूर कर देते हैं। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान से जानने की कोशिश कर रही होती है कि अगर उसे कभी पता चले कि वो एक एम्प्रेस है तो वो उसके साथ क्या करेगा। यही की बातों को सुनकर तियान उससे कहता है, अगर मेरी वाइफ एक एम्प्रेस होती तो मैं उसे हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा प्यार करता और उसे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने में मदद करता, ताकि वो सारी दुनिया को जीतकर उस पर अकेली राज कर सके और सारे ब्रह्मांडों सारी दुनियाओं की वो अकेली रानी बने। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को समझाता है कि अगर उसकी वाइफ वाकई एक एम्प्रेस होती तो इससे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी वाइफ को हमेशा की तरह ऐसे ही प्यार करता। तियान की बातों को सुनकर यही को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर तियान वहाँ पे यही को अपनी बाहों में लेकर उससे पूछता है, वाइफ मैं भी तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या हो अगर तुम्हें एक दिन पता चले कि तुम्हारा हस्बैंड इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसे हराया नहीं जा सकता है, तो तुम्हें ये जानकर कैसा फील होगा। ऐसा कहते हुए तियान भी यही की तरह उसे इनडायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी के बारे में उसका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यही तियान की बातों को सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है और वहाँ पे ब्लश कर रही होती है। फिर वो उसे गले लगाकर उससे कहती है, अपने हस्बैंड के बारे में ऐसी किसी बात को सुनकर तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि एक वाइफ हमेशा चाहती है कि उसके हस्बैंड उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करे और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करें। इसलिए अगर मेरे हस्बैंड इस दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाते हैं तो वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से कोई भी इस कमजोर लड़की को जरा भी बुली करने के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे हंसते हुए तियान को गले लगा लेती है और यही के ऐसे जवाब को सुनकर तियान भी वहाँ पे थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो खुश होता है कि कभी उसकी वाइफ को उसके बारे में पता चल भी गया तो वो कम से कम नाराज तो नहीं होगी। फिर हम यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को गले लगाकर मन में सोच रही होती है, अगर मेरे हस्बैंड वाकई इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो मेरे साथ इतने लंबे टाइम तक रहते हुए वो कभी भी अपनी ताकत को मुझसे नहीं छुपा पाते और किसी ना किसी तरीके से उनकी पावर एक दिन मेरे सामने आ ही जाती। हालांकि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड भले ही एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन मैं फिर भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा सोचते हुए यही वहाँ मन में ही कहती है, मेरी पिछली लाइफ में मुझे मेरी डुअल स्पिरिट की वजह से लोगों से दूर रखा गया था और जब भी मैं लोगों के बीच में होती तो लोग मुझे गॉडेस की तरह ट्रीट करते थे। इस वजह से मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में कभी किसी के करीब नहीं हो पाई और अपनी पूरी लाइफ में दूसरों से ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से मैंने कभी भी किसी को अपने बराबर नहीं समझा। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे सिंपल से हस्बैंड ने मुझे पूरी तरह से जीत लिया है, जिसकी वजह से अब उनके एक इशारे पर मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा सोचते हुए यही तियान के साथ इंटीमेट हो रही होती है। फिर हमें नोज़ोन कॉन्टिनेंट की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम वू जियांग का फ्लाइंग शिप देखते हैं, जहाँ पर हमें कुन फैन की आवाज़ आ रही होती है जो कि उसके पिता से कहता है, फादर हमने जूनियर अंकल के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का मिशन तो ले लिया है, लेकिन हम इस चीज़ की जाँच कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि नोज़ोन कॉन्टिनेंट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इतनी बड़ी जगह में हम अंकल को मारने वाले को कैसे ढूंढेंगे। अपने बेटे की बातों को सुनकर वू जियांग उससे कहता है, कुन फैन तुम्हें इस मामले में इतना भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मिशन उतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे जूनियर
अंकल के सर्वेंट ओल्ड क्वीन लॉन्ग एक्टिविटी रिलम पर है और उनका कल्टीवेशन भी 7 स्टेज तक पहुंच गया है। इसलिए तुम्हारे जूनियर अंकल को जिसने भी मारा है उसने ओल्ड क्वीन से जरूरी लड़ाई की होगी, और अगर वो इंसान ओल्ड क्वीन के साथ लड़ सकता है तो वो जरूरी लॉन्ग एक्टिविटी रिलम पर होगा। और इस वजह से हमारा काम काफी आसान हो गया है, क्योंकि हमें पूरे नौजवान कॉन्टिनेंट में सिर्फ यहाँ पे हुई बड़ी लड़ाइयों के बारे में ही पूछताछ करनी है, जिसके बाद हम आसानी से उस जगह के बारे में जान सकते हैं जहाँ पे इस तरह की बड़ी लड़ाइयाँ हुई है। ऐसा कहते हुए वू जियांग जब अपने बेटे को समझाता है तो उसका बेटा उसे ग्रीट करते हुए उससे कहता है, फादर अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी इस पर काम करता हूँ और इससे जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसा कहते हुए क्विनफेन वहाँ पे उसके फादर को ग्रीट करता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद एक जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग एक साथ लड़ रहे होते हैं। ये जगह तालोंग डायनेस्टी के रॉयल फैमिली का मेंशन होता है, जहाँ पर कुछ ताकतवर फोर्सेस उस जगह को अपने पास लेने के लिए एक दूसरे से लड़ रही होती है। और हम वहाँ पर वू जियांग और उसके बेटे को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे अभी अभी आए होते हैं और उन लोगों को इस तरह लड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वू जियांग और उसका बेटा यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि क्विनफेन ने पता किया होता है कि पूरे नौजवान कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही लॉन्गेटिविटी रिलम का कल्टीवेटर है और हाल ही में उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से वो मारा गया है। इसलिए वू जियांग और उसका बेटा यहाँ पर देखने आते हैं कि कहीं प्रिंस वूजिन के मर्डर के पीछे तालोंग एंसेस्टर या तालोंग डायनेस्टी ही तो नहीं है। हालांकि जब वो तालोंग डायनेस्टी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं तालोंग एंसेस्टर के मरने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस एक दूसरे से लड़ रही हैं और इसी वजह से तालोंग डायनेस्टी की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है। उस जगह पर उन लोगों को इस तरह लड़ते हुए देखकर क्विनफेन उसके फादर से कहता है, फादर इन लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जूनियर अंकल या उनके सर्वेंट का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पता किया है उसके हिसाब से पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही लॉन्गेटिविटी रिलम का मास्टर है जो कि तालोंग एंसेस्टर था और वो भी 2 महीने पहले ही मर चुका है। इसलिए फादर मुझे लगता है कि थर्ड अंकल का मर्डर लिनथियन के खजाने से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों से काफी सारी पावरफुल फोर्सेस यहाँ पर आई हैं, तो कई उनमें से ही किसी ने थर्ड अंकल का मर्डर तो नहीं किया है। इन सब बारे में सोचते हुए जब क्विनफेन अपने पिता को ये सब बताता है तो वू जियांग उससे कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में इस वक्त जितनी भी बाहरी फोर्सेस आई हैं उनमें से कोई भी एक्सट्रीम बायो इमॉर्टल पैलेस को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहेंगे। ऐसा कहते हुए वू जियांग अपने बेटे को वहां से चलने के लिए कहता है। फिर हम कुछ टाइम बाद वू जियांग के हाथों में एक स्क्रॉल को देखते हैं जिसमें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की हाल ही में हुई बैटल्स के बारे में लिखा होता है, जिसे पढ़ते हुए वू जियांग कहता है, अब हम फेंजी सिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हाल ही में फेंजी सिटी में 2 ऐसी लड़ाइयों को दिखा गया है जहां इमॉर्टल लेवल की पावर का इस्तेमाल किया गया है। और तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से फेंजी सिटी में पहली लड़ाई तालोंग एंसेस्टर के साथ में हुई थी, जो कि आज से 2 महीने पहले हुई थी और उसमें तालोंग एंसेस्टर मारा गया था। और वो दूसरी लड़ाई अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। हालांकि इस बारे में किसी को नहीं पता है कि वो बैटल किसके बीच में हुई थी और किस लिए हुई थी। इसलिए चलो हम फेंजी सिटी चलकर देखते हैं कि वहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। ऐसा कहते हुए वू जियांग फ्लैगशिप को फेंजी सिटी की तरफ मोड़ने के लिए कहता है और फिर वो सब फेंजी सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर हम लिनियन को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई करते हुए फेंजी सिटी के बाहर कुछ माउंटेन एरिया में घूम रही होती है, जहाँ पर लिनियन घूमते हुए अपनी स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है। और अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए लिनियन वहाँ पे एक पावरफुल स्ट्राइक एक माउंटेन की तरफ कर देती है और लिनियन की उस स्ट्राइक की वजह से वो माउंटेन वहाँ पे टुकड़ों में बिखर जाता है। ये देखकर लिनियन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, तो आखिरकार मैंने स्वॉर्ड आर्ट को सीख ही लिया। ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे अपने उस स्ट्राइक की पावर को देख रही होती है। तभी वहाँ पे बायोन उसके पास में आ जाती है और उससे कहती है, सिस्टर लिन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मिस्टर लिन के दी हुई स्वॉर्ड आर्ट को पूरी तरह से सीख लिया है और मुझे लगता है कि आपने मिस्टर लिन के दिए हुए स्कल्पचर के स्वॉर्ड इंटेंट को भी पूरी तरह से समझ लिया है। ऐसा कहते हुए बायोन वहाँ पे लिनियन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसके पास में आ रही होती है। बायोन को आते हुए देखकर लिनियन उससे कहती है, ये सब मुझे एंसेस्टर तियान ने ही सिखाया है, उन्होंने ही मुझे उस स्कल्पचर के अंदर की स्वॉर्ड इंटेंट को समझाया है और इसी वजह से मैं इतनी जल्दी स्वॉर्ड आर्ट को सीख पाई हूँ, वरना अगर मैं खुद इसे सीखती तो न जाने मुझे कितना टाइम लगता है इसे समझने में। ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे स्माइल कर रही होती है। तभी वहाँ पे बायोन और लिनियन को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और वो लोग उस ओर देखने लग जाते हैं और हैरानी में उस ओर देखते हुए वो दोनों एक दूसरे से कहती है, अब ये कौन है। तभी उन्हें वहाँ पे वू जियांग की फ्लाइंग शिप दिखाई देती है जो कि उड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रही होती है और उस फ्लाइंग शिप से क्विनफेन बायोन को देखने के बाद उसे पहचान लेता है और अपने फादर को बताता है कि वो लड़की बायोन है और वो जिनजियान एकेडमी की सेंट्रेस है, जिसे बहुत से पैलेस और एकेडमी काफी लंबे टाइम से ढूंढ रही है। ऐसा कहते हुए क्विनफेन वहाँ पे बायोन के बारे में अपने फादर को बता रहा होता है और उसकी बातों को सुनकर बायोन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर हम वू जियांग को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपनी बेटी की बातों को सुनकर बायोन और लिनियन की तरफ देखता है। तभी उसे वहाँ पे लिनियन के हाथों में कुनवा एक्सक्लेवर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो फौरन ही पहचान लेता है कि वो प्रिंस वूजिन की स्वॉर्ड है। वू जियांग को वहाँ पर देखकर बायोन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही लिनियन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है और कहती है, सिस्टर लिन चलो यहाँ से, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जल्द उससे दूर जाना होगा। ऐसा कहते हुए बायोन तुरंत ही लिनियन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है।